1 अगस्त 2010 की सुबह एक माँ ने पुलिस को रिपोर्ट की कि उसकी बेटी मिसिंग है। उसने बोला कि रात को उसने अपनी बेटी को पिंक पैजामाज और पर्पल जैकेट पहनाकर सुला दिया था। उसने बोला कि वो एक आखिरी बार चेक करने गई थी, पर जब वो सुबह उठी तो बेड खाली थी, घर का दरवाज़ा खुला था और उसकी 6 साल की बेटी गायब थी। अगले 8 महीने तक पूरा देश उस छोटी सी बच्ची को ढूंढता रहा, कीसा इब्राहिम्स को। पुलिस ने जंगल छान मारा, वॉलंटियर्स घर जा जाकर पूछते रहे। उसकी माँ कैमरा के सामने रोती हुई अजनबियों से अपनी बेटी को वापस लाने की भीख मांगती रही। लेकिन जो लोग इस केस को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे थे, उन्हें एक बात थी जो पता नहीं थी। कीसा एक रात से मिसिंग नहीं थी, वो 3 हफ्ते पहले से ही मर चुकी थी। 3 हफ्ते पहले ही किसी ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट्स लिखवाई थी, और वो औरत जो कैमरा के सामने रो रही थी, स्ट्रेंजर्स से अपनी बेटी को ढूंढ कर लाने की भीख मांग रही थी, उसे पहले से ही पता था कि उसकी बेटी की बॉडी कहाँ है। ये कहानी है एक 6 साल की बच्ची की, जिसे उस हर इंसान ने मायूस किया जिसे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। उसकी माँ, सिस्टम और वो पूरी कम्युनिटी जिसने सालों तक वार्निंग्स देखकर, साइंस देखकर इग्नोर किया। और ये कहानी है उन 2 लोगों की जिन्होंने महीनों तक एक झूठ को बुनते रहे ताकि उन्होंने जो किया था उसे छुपा सके। तो चलिए बिना देर किए इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको भी मेरी तरह नेशनल, इंटरनेशनल, सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड, मिस्टीरियस, ट्रू क्राइम केसेस में दिलचस्पी है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। कीशा वेपट का जन्म 2003 में माउंट द्रुइथ, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सबब में एक वर्किंग क्लास एरिया में हुआ था। उसकी माँ क्रिस्टी अब्राहम्स खुद अभी टीनेज से निकली ही थी। ये समझने के लिए कि कीशा के साथ क्या हुआ, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रिस्टी के साथ क्या हुआ था, क्योंकि ये कहानी कीशा से शुरू नहीं होती, ये एक जनरेशन पहले से शुरू होती है। क्रिस्टी अब्राहम्स का अपना बचपन भी बिखरा हुआ था। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को घर में मृत पाया था। उस वक्त से वो अनाथालय के एयर में आती जाती रही। वो वायलेंस के बीच बड़ी हुई, अल्कोहलिज्म के बीच बड़ी हुई। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ बड़ी हुई जिसे कभी प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया गया। इसे क्रिस्टी ने आगे जो किया वो जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन ये वो बैकग्राउंड है जिसे बाद में कोर्ट्स ने घंटों तक समझने की कोशिश की कि एक माँ ही अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पहला डॉक्यूमेंटेड रेड फ्लैग तब आया जब कीशा मात्र 15 महीने की थी। क्रिस्टी ने अपनी ही बेटी के कंधों को इतनी जोर से काटा कि वहां एक गहरा घाव बन गया था। कीशा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्रिस्टी को असॉल्ट के लिए कन्विक्ट किया गया और कीशा को उसकी कस्टडी से हटाकर 18 महीनों के लिए फॉस्टर केयर में भेज दिया गया। अपनी बेटी को वापस पाने के लिए क्रिस्टी को एक एंगर मैनेजमेंट कोर्स कंप्लीट करना पड़ा और एक फॉर्मल पेरेंटल केयर प्लान फॉलो करना पड़ा। दिसंबर 2006 में अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि उसने काफ़ी कर लिया है और फिर कीशा को उसकी माँ के पास वापस भेज दिया गया। और यही फैसला आगे चलकर कीशा के मौत का कारण बना, क्योंकि जो क्रिस्टी ने किया था वो अब्यूज रुका नहीं, बल्कि कीशा को वापस फॉस्टर केयर से लाने के बाद और भी बढ़ गया। जब कीशा मात्र 3 साल की थी, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी सर्विस की एक केस वर्कर ने उसे अकेले में बात की, उसकी माँ से दूर। केस वर्कर ने उसके शरीर पर एक जला हुआ निशान देखा। जब पूछा गया तो कीशा सिर्फ 3 साल की थी, उस जगह की तरफ इशारा करके सीधा बोली कि उसकी मम्मी ने ये किया था, कि उसकी मम्मी ने उसे वहां मारा था। पर यह सब सुनने के बावजूद उस केस वर्कर ने इसे नेग्लेक्ट कर दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। 3 साल बाद एक हॉस्पिटल विजिट के वक्त जब वो चेहरे पर चोट के निशान लेके आई, उस वक्त भी कीशा से दोबारा बात की गई। इस बार उसने कैप पहनी थी और जब भी मौका मिलता वो केस वर्कर से मुंह छुपा लेती। वो ब्रूजेस के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन जब उसके शरीर पर एक सिगरेट बर्न के बारे में पूछा गया, उसने वही जवाब दिया जो उसने टॉडलर की उम्र में दिया था, कि उसकी मम्मी ने ये किया है। नेबर्स को भी कुछ नोटिस होने लगा। कीशा हमेशा अपनी माँ से डरी हुई रहती।
यहाँ तक कि क्रिस्टी जब बात भी कर रही होती और कीशा उसके बगल में खड़ी होती, तब भी वो हमेशा उसके सामने डरी और सहमी हुई रहती। क्रिस्टी के सिर्फ हाथ उठाने पर ही कीशा सहम जाती, मारने की बात तो दूर ही थी। फैमिली फ्रेंड सभी ने डिस्क्राइब किया कि क्रिस्टी के आसपास वो साफ तौर पर डरी हुई रहती। टीचर्स और दूसरे लोगों ने उसके चेहरे और सर पर कई ब्रूसेस देखे कई बार। और यहाँ वो बात है जो आपको रुक जाने पर मजबूर कर देगी। कीशा अपनी पूरी जिंदगी में स्कूल शायद ही कभी गई। किंडरगार्टन में उसे कुल मिलाकर सिर्फ 4 या 5 दिन अटेंड किया। और जब एजुकेशन ऑफिशियल्स ने बार बार फॉलो अप करने की कोशिश की, उसके फैमिली के घर गई तो क्रिस्टी ने दरवाज़ा लॉक कर दिया और किसी को भी कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। सिस्टम के पास सालों से अपनी ही फाइल्स में वार्निंग साइंस पड़े थे। एक टॉडलर जिसके शरीर पर बाइट वुंड था, एक 3 साल की बच्ची जिसने अपने अब्यूज़र का नाम लिया था, एक 6 साल की बच्ची जो स्कूल नहीं जाती थी और अजनबियों की आंखों में नहीं देख पाती थी। और फिर भी कीशा उसी घर में अपने माँ के साथ रही। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में बाद में एक और डार्क बात सामने आई। क्रिस्टी की अपनी ही बेटी के अगेंस्ट जो रिजेंटमेंट थी, जो नफरत थी, उसका एक कारण ये था कि कीशा की शक्ल अपने बायोलॉजिकल फादर क्रिस्टोफर वेपट से मिलती जुलती थी, जिनसे क्रिस्टी अलग हो चुकी थी। बाद में प्रोसिक्यूटर्स ने भी ये बोला कि कीशा का चेहरा देखते ही क्रिस्टी का गुस्सा ट्रिगर हो जाता था। जब कीशा 6 साल की हुई तो ये नफरत कुछ और भी खतरनाक रूप ले चुका था, जिसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स अब नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे थे। क्रिस्टी ने अपने ही फादर को मर्डर से काफ़ी पहले बताया था कि वो कीशा की टॉयलेटिंग एक्सीडेंट से और स्कूल के प्रॉब्लम से तंग आ चुकी है और उसे नहीं लगता कि वो इस बच्ची को संभाल पाएगी। उसने कहा था कि शायद वो उसे हर्ट कर दे, शायद उसे मार दे। इतना सब होने के बावजूद, इतना सब करने के बावजूद आसपास के लोगों ने जो कुछ भी नोटिस किया था, केस वर्कर्स ने जो भी नोटिस किया था, सभी ने कीशा की जिंदगी को इग्नोर कर दिया। कोई भी टाइम पर इंटरवीन नहीं कर पाया। और फिर 18 जुलाई 2010 की रात को कीशा और उसकी माँ हेबरसम सबब के अपने यूनिट में थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। कीशा अपने पैजामाज पहनना नहीं चाहती थी। उसने रेजिस्ट किया। वो 6 साल की थी, वही कर रही थी जो बच्चे करते हैं, थोड़ा जिद, थोड़ा रोना। पर जो आगे हुआ, क्रिस्टी के अपने ही अकाउंट के मुताबिक उसने अपनी बेटी पर फोर्स यूज किया। बाद में उसे इसे छोटा दिखाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि उसने बस कीशा को अपने पाँव से हल्का सा पुश किया था जब वो बेडरूम फ्लोर पर थी और कीशा खड़ी होकर बेड फ्रेम से टकरा गई थी। उस रात के असॉल्ट के बाद क्रिस्टी ने पुलिस को बहुत बाद में, जब सच सामने आना शुरू हुआ, तब बताया कि जब उसने कीशा को शावर में रखा था तो वो जेली जैसी महसूस हो रही थी, अनरिस्पॉन्सिव लग रही थी। अगली सुबह तक वो बच्ची मर चुकी थी। क्रिस्टी एब्राहम्स ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई। उसने अपनी बेटी के लिए कोई मेडिकल हेल्प नहीं मांगी, ना उस रात, ना अगली सुबह, कभी नहीं। लेकिन मेडिकल एविडेंस ने बिल्कुल अलग कहानी बताई। पोस्टमार्टम करने वाले फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट को कीशा के सर, चेहरे, जबड़े और शरीर पर 10 अलग अलग इंजरीज मिली। एक डेंटल एक्सपर्ट ने अपनी गवाही में बताया कि उसके जबड़े पर 4 से 5 अलग ब्लोज लगे थे, जो सीवियर ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के कंसिस्टेंट थे, ना कि एक सिंगल फुट नज के। उसने इस डैमेज को एक सीरियस एडल्ट स्पोर्टिंग इंजरी से कंपेयर किया। और सबसे ज़रूरी बात, पोस्टमार्टम से ये भी पता चला कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं था। कीशा की हड्डियों में पहले की इंजरीज के हीलिंग के साइन थे। ये साफ सबूत था कि उसके आखिरी हफ्तों और महीनों में बार बार ट्रॉमा दिया गया था उसे, जो वक्त के साथ और ज़्यादा सीवियर होता गया, खासकर उसकी ज़िंदगी के आखिरी 1.5 साल में। इसके बजाय उसने और उसके पार्टनर रॉबर्ट स्मिथ ने एक फैसला लिया जो अगले 8 महीने को डिफाइन करेगा। उन्होंने डिसाइड किया कि जो हुआ उसे छुपा देंगे। कीशा की छोटी सी बॉडी को एक सूटकेस में डाल दिया गया। वो सूटकेस कई दिनों तक उसके ही बेडरूम में पड़ा रहा, उसी घर में जहां उसे मारा गया था। और इस दौरान रॉबर्ट स्मिथ साइकिल पर वेस्टर्न सिडनी में घूम घूम कर ब्यूरियल के लिए जगह ढूंढता रहा। जब उसे शाल्वी सबब के पास जंगल में एक जगह मिल गई, उसने वहां एक गड्ढा खोदा। फिर सस्पिशन से बचने के लिए एक अलग टैक्सी लेकर दोनों ने सूटकेस को उस जगह तक ट्रांसपोर्ट किया। उन्होंने ट्रिप के लिए खुद को डिस्गाइज भी किया। ब्यूरियल साइट पर स्मिथ ने कीशा के रिमेन्स पर पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी। फिर जो बचा उसे एक शैलो ग्रेव में दफना दिया। बाद में उन दोनों ने उस सूटकेस को भी जला दी और उस हैमर को भी ठिकाने लगा दिया जिससे उसने गड्ढा खोदा था। ये सब 18 जुलाई 2010 को हुआ।
वही डेट जो बाद में ऑफिशियली मर्डर की डेट के रूप में रिकॉर्ड हुई। और फिर सबसे ज्यादा समझ से परी वाली बात, ये सब करने के बाद वो दोनों ऐसे जीते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पूरे 2 हफ्तों तक। 18 जुलाई को कीशा के मर चुके और दफन हुए 10 दिन हो चुके थे। क्रिस्टी शॉपिंग करने गई। उसने टॉयज खरीदे, एक टिंकर बेल पोस्टर, अपनी बेटी के बेडरूम के लिए चीजें। उन्होंने लोगों को और बाद में पुलिस को एक पूरा बनावटी कहानी सुनाई कि सैटरडे 31 जुलाई की रात फैमिली ने साथ में एक मूवीज देखी, द गोल्डन कंपास, कि क्रिस्टी ने कीशा को रात 9:30 बजे पिंक पैजामाज और पर्पल जैकेट में सुला दिया, कि अगली सुबह वो लोग उठे तो देखा कि फ्रंट डोर खुला है और कीशा का बेड खाली है। 1 अगस्त 2010 को उन्होंने उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। इसके बाद एक मैसिव पूरे देश में फैला हुआ सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सर्च और रेस्क्यू टीम्स ने 1 हफ्ते तक उनके यूनिट के आसपास का इलाका छान मारा। वॉलंटियर्स घर घर गए। ये न्यूज़ पूरे देश में छा गई। क्रिस्टी और रॉबर्ट्स कैमरा के सामने खड़े होकर रो रो कर पब्लिक से मदद मांगते रहे। क्रिस्टी ने टिश्यू अपने चेहरे पर रखे हुए रोते हुए अपनी बेटी को सुंदर बताया और जो भी उसे ले गया था उससे भीख मांगी कि उसे वापस कर दे। उस वक्त तक कीशा को मरे हुए 3 हफ्ते हो चुके थे। डिटेक्टिव्स के पास कोई सबूत तो नहीं था इन दोनों के खिलाफ, पर उन्हें शुरू से ही शक था दोनों पर। घर में फोर्स्ड एंट्री का कोई साइन नहीं था। यूनिट की फॉरेंसिक जांच में कीशा के डीएनए से मिलता ब्लड मिला और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने टाइमलाइन खंगाला उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फैमिली के बाहर किसी ने भी कीशा को 11 जुलाई के बाद जिंदा नहीं देखा था, जबकि उनके मुताबिक वो 31 जुलाई को सुलाई गई थी। क्रिस्टी और रॉबर्ट दोनों को तुरंत ही पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बना दिया गया, साथ ही कीशा के बायोलॉजिकल फादर को भी। पर उसके बायोलॉजिकल फादर को जल्द ही क्लियर कर दिया गया क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ भी सबूत नहीं मिले उसके बायोलॉजिकल फादर के खिलाफ। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाया और महीनों तक इस केस पर काम करते रहे। अब तक पब्लिक ट्रेल भी ठंडी पड़ चुकी थी, पर इन डिटेक्टिव्स की फोर्स ने हार नहीं मानी। उन्हें शक था दोनों पर और उन्हें बस सबूत चाहिए था ये प्रूव करने के लिए कि आखिर मुजरिम कौन है। जनवरी 2011 तक कीशा के गायब हुए 6 महीने हो चुके थे। होमिसाइड डिटेक्टिव्स ने एक ऐसा कॉल लिया जिसका उन्हें डर था। उन्होंने स्टेट कॉरोनर्स को बताया कि अब उन्हें लगता है कि कीशा मर चुकी है और वो उसके डिसअपीयरेंस को मर्डर इन्वेस्टिगेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। किडनैपिंग, भटक कर कहीं चले जाना, सब ऑल्टरनेटिव थ्योरीज को एक एक करके उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और अब वो इस केस को एक मर्डर केस की तरह ले रहे थे। महीनों से एक अंडरकवर पुलिस ऑपरेशन चल रहा था और अप्रैल 2011 में रॉबर्ट स्मिथ आखिर टूट गया। एक अंडरकवर ऑफिसर से बात करते हुए जिसे वो ट्रस्ट करता था, उसने सच कबूल किया। उसने बताया कि उसने कीशा के बेडरूम से एक जोर की आवाज सुनी थी और जब वो गया तो कीशा बेहोश थी, पर हेल्प कॉल करने के बजाय वो सो गया और अगले दिन काम पर भी चला गया और जब वो घर वापस आया तो वो मर चुकी थी। और कुछ ही दिनों के अंदर में क्रिस्टी ने भी अपना किया कराया एक अंडरकवर ऑफिसर को बता दिया, रोते हुए एक चिलिंग याद जो कीशा के आखिरी घंटों में घटी और उसके बाद उसने जो भी किया उसे छुपाने के लिए सब कुछ। उसने बताया कि जंगल में अपनी बेटी को दफनाने जाते वक्त वो पूरे रास्ते डरी हुई थी। उसने बताया कि वो कीशा की छोटी सी बॉडी को जलते हुए देख रही थी। 22 अप्रैल 2011 को कीशा का 7वां बर्थडे होता। पुलिस ने क्रिस्टी अब्राहम्स और रॉबर्ट स्मिथ दोनों को ग्रेव साइट के पास सैल्वी में अरेस्ट कर लिया। वो दोनों उसी दिन वहां वापस गए थे। उसी दिन इन्वेस्टिगेटर्स ने जंगल में स्केलेटल रिमेन ढूंढ लिया। एक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हुई, लेकिन जलने और डिकम्पोजिशन की वजह से कीशा की डेथ की एग्जैक्ट कॉज कभी डेफिनेटली एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। जो साफ था बिना किसी शक के वो था उसके छोटे से शरीर पर जो ट्रॉमा का पैटर्न था, ट्रॉमा जो महीनों तक दिया गया था, ना कि सिर्फ एक आखिरी रात में। रॉबर्ट स्मिथ सबसे पहले सेंटेंसिंग के लिए खड़ा हुआ। दिसंबर 2011 में उसके अगेंस्ट मर्डर चार्ज हटा दिया गया और उसे मैनस्लॉटर, ग्रॉस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के बेसिस पर और मर्डर के बाद एसेसरी होने के लेसर चार्जेस में गिल्टी प्लीड कर लिया। मार्च 2013 में जस्टिन मीगन लैथन ने उसे मैक्सिमम 16 साल की सेंटेंस दी, जिसमें 12 साल का नॉन पैरोल पीरियड था। जज ने अपने असेसमेंट में कुछ भी छुपाया नहीं। उन्होंने बताया कि जब उसने कीशा को अनकॉन्शियस पाया तो कुछ ना करने का फैसला सीधा और कॉवर्डली था और बॉडी को जलाने का एक्ट को उन्होंने पर्टिकुलरली हीनियस बताया।
एक ऐसा एक्ट जिसने इन्वेस्टिगेटर्स और पब्लिक को हमेशा के लिए ये जानने से महरूम कर दिया कि कीशा की मौत असल में कैसे हुई। क्रिस्टी अब्राहम्स का लीगल सिस्टम से सामना ज़्यादा लंबा और ज़्यादा मुश्किल रहा। उसने शुरू में सिर्फ मैनस्लॉटर में गिल्टी प्लीड करने की कोशिश की। प्रोसिक्यूटर्स ने इस प्ली को सीधा रिजेक्ट कर दिया। वो उसे मर्डर के लिए ट्रायल करना चाहते थे। उसने अपना केस जज एलोन हियरिंग में ले जाने की भी कोशिश की, ये आर्ग्यू करते हुए कि इंटेंस मीडिया कवरेज की वजह से फेयर ज्यूरी ट्रायल मुमकिन नहीं, और उसकी ये कोशिश भी फेल हो गई। आखिर में जिस सुबह उसका ट्रायल शुरू होने वाला था, जून 2013 में, क्रिस्टी अब्राहम्स ने मर्डर में गिल्टी प्लीड कर लिया। उसके बाद की सेंटेंसिंग हियरिंग बहुत ही ब्रूटल थी। प्रोसिक्यूटर्स ने फॉरेंसिक डिटेल में उस पैटर्न को प्रेजेंट किया जो कीशा की पूरी छोटी सी जिंदगी में बढ़ता गया था। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट ने क्लिनिकल डिटेल में इंजरीज के बारे में गवाही दी। फैमिली मेंबर्स और पुराने फ्रेंड्स पब्लिक गैलरी में भरे हुए थे। जब कीशा की इंजरीज की ग्राफिक डिटेल्स कोर्ट में पढ़ी गई, लोग चुप नहीं रह पाए। एक शख्स ने चिल्लाते हुए कहा कि वो कीशा को जानता तक नहीं था, परंतु अगर कीशा उसके पास आती तो वो जरूर उसे उसकी माँ से ज्यादा प्यार करता। 18 जुलाई 2013 को कीशा की मौत के ठीक 3 साल बाद जस्टिन इयान हैरिसन ने अपना सेंटेंस सुनाया। उन्होंने जो हुआ उसकी भयानकता से मुंह नहीं मोड़ा। क्रिस्टी अब्राहम्स को मर्डर के लिए 21 साल और 6 महीने की सेंटेंसिंग मिली। साथ ही कॉर्प्स के साथ इंटरफेयर करने के लिए 18 और महीने मिलाकर, और पहले से सर्व किए गए टाइम और गिल्टी प्ली का रिडक्शन को ध्यान में रखते हुए उसकी सेंटेंस 16 साल के नॉन पैरोल पीरियड तक पहुंची। वो 2027 में पैरोल के लिए एलिजिबल होगी। जब उसे कोर्ट रूम से ले जाया गया, कोई विजिबल इमोशन नहीं दिखा उसके चेहरे पर। पब्लिक गैलरी में बैठे लोगों ने उस पर चिल्लाकर कहा कि वो नरक में सड़ती रहे। यहाँ है इस कहानी का सबसे ज्यादा चुभने वाला हिस्सा। कीशा विस्पट कोई सीक्रेट नहीं थी। मरने से पहले वो दुनिया से छुपी हुई नहीं थी। केस वर्कर्स ने उससे बात की थी, टीचर्स ने उसके ब्रूजेस देखे थे, नेबर्स ने देखा था कि वो कैसे डर जाती थी। उसने सिर्फ 3 साल की उम्र में एक एडल्ट की आंखों में देखकर सीधा बताया था कि उसे कौन हर्ट कर रहा है। और फिर भी बाइट्स, बर्न्स, ब्रूजेस और सालों तक स्कूल ना जाने के बाद भी वो उसी घर में रही। इन्वेस्टिगेशन लीड करने वाले सीनियर डिटेक्टिव्स रसल ऑक्सफोर्ड ने बाद में कहा कि इस तरह की केस का सबसे सही रिस्पॉन्स यही है कि हर पेरेंट्स जो ये देख रहे हैं घर जाकर अपने बच्चों को थोड़ा और कसकर गले लगाएं। कीशा विस्पट सिर्फ 6 साल की थी। उसे बिल्लियां पसंद थी, उसे टिंकरबेल पसंद थी। उसने अपनी पूरी छोटी सी जिंदगी एक स्कूल सिस्टम, एक वेलफेयर सिस्टम और एक कम्युनिटी के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल रहते हुए गुजारी, जिनके पास गहराई से देखने की हर वजह थी, और उन्होंने नहीं देखा, और जब देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस्टी अब्राहम्स अभी भी कस्टडी में है और 2027 में पैरोल के लिए एलिजिबल हो जाएगी। रॉबर्ट स्मिथ, जिसने अपना नॉन पैरोल पीरियड का ज्यादा हिस्सा पहले ही सर्व कर लिया था, तकरीबन 2023 में रिलीज के लिए एलिजिबल हो गया था। जो चीज इस केस के बारे में लोगों के जहन में सबसे ज्यादा रहती है वो सिर्फ वायलेंस नहीं है, वो है उस परफॉर्मेंस की जो 8 महीनों तक चली। शॉपिंग ट्रिप्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैमरा के सामने आंसू, उस बेटी के लिए जिसके बारे में उन्हें पहले से ही पता था कि वो मर चुकी है और जंगल में दफन है। तो इसके साथ ही हम इस केस के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। अगर इस केस ने आपको भी उतना ही हिला दिया जितना इतने सालों से इसे फॉलो करने वाले लोगों को, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस फीलिंग को बस स्क्रॉल करके आगे मत बढ़ जाइए। कीशा जैसे केसेस, अफसोस की बात है, रेयर नहीं होते, और वार्निंग साइंस अक्सर बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे आपने अभी सुना। एक बच्ची जो डर जाती है, एक बच्ची जो स्कूल जाना बंद कर देती है, एक बच्ची जो एक एडल्ट को सीधा बता देती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, बस कोई उसे सुनने के लिए तैयार हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगले शनिवार 6:30 बजे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।